मित्रों, चुनाव अब अपने अंतिम 2 चरणों की तरफ बढ़ रहा है। इसमें राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्वांचल क्षेत्र भी चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। पूर्वांचल का क्षेत्र भारत के सर्वाधिक घने बसे क्षेत्रों में, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में, अत्यंत प्रतिभा संपन्न लोगों का क्षेत्र है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परंतु दुर्भाग्यवश आज़ादी के बाद लगातार जिन दलों ने शासन किया, उन्होंने इस क्षेत्र को विकास से वंचित और गरीबी में धकेल कर रखा था। आज भी इस क्षेत्र को विकास न मुहैया कराकर यहाँ समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने अधिकांश समय पर बाहुबलियों और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को संरक्षण देकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयास किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता, एक्चुअल पोटेंशियल के अनुसार इसका विकास करने के लिए कृतसंकल्प है और इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपने चुनाव क्षेत्र के रूप में चुना था। दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां इस क्षेत्र में जातिवादी, अपराधीकरण और बाहुबलियों की राजनीति को प्रश्रय दे रही हैं। हम इसे समाप्त करके, अमन और शांति स्थापित करके, इसकी प्रतिभा का समुचित सदुपयोग करके इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। राघव जी, जिस तरह से बयान दिया है अमित शाह ने आजमगढ़ को लेकर, क्या जस्टिफाई करते हैं? देखिए, आजमगढ़ हो अथवा अन्य पूर्वांचल के क्षेत्र हो, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर पिछले 60-65 सालों में विकास नहीं किया गया, केवल अपराधी और बाहुबली लोगों को संरक्षण दिया गया। कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, आजमगढ़ में जाकर आतंकवाद के आरोपियों के घर पर सहानुभूति व्यक्त करते हैं, आंसू बहाते हैं। मगर मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कितने नेता उन जवानों के घर पे गए जो कि पाकिस्तान की सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गए? इसी आजमगढ़ के क्षेत्र में वीर अब्दुल हमीद का घर पड़ता है, आज तक कितने नेता वहाँ पर गए? अशफाक उल्ला खां के घर पे आज तक कितने नेता गए? इससे साफ है कि यह अलगाववाद के प्रतीकों के साथ समुदाय विशेष को जोड़कर उनके मन में भय उत्पन्न करके अपने राजनीतिक हित को सुनिश्चित करना चाहते हैं, विकास से दूर गरीबी में ढकेल कर रखना चाहते हैं। अमित शाह जी ने जो बोला उसके पीछे मूल मंतव्य यही था। देखिए, वाराणसी की जो स्थिति है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि यदि मुख्तार अंसारी का समर्थन कांग्रेस को लेना पड़ रहा है, अमेठी में समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना पड़ रहा है, तो कैसे कैसे लोगों का कैसे कैसे तरीके से समर्थन ले रहे हैं। इस पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी की लहर नहीं है, तो पूर्वांचल की राजनीति से जो लोग वाकिफ़ हैं उन्हें ये पता है कि मुख्तार अंसारी और अजय राय जी में किस प्रकार के शत्रुतापूर्ण संबंध हैं। उसके बाद भी अगर दोनों एक साथ हैं तो ये सिर्फ इस बात का परिचायक है कि जब कोई लहर सुनामी या बाढ़ में तब्दील होती है तो एक दूसरे के जान के दुश्मन भी अपनी जान बचाने के लिए एक ही पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, और ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें वाराणसी में दिखाई पड़ रहा है। Mamata Banerjee has said that Mr. Modi is responsible for inciting violence in Assam. The entire genesis of Assam problem goes way back to 1983 when Government of India has amended the Foreign Act with an IMDT Act. Since long the Congress government is very much there in Assam, and since 10 years they are there in the state also. What they have done to solve that problem? And moreover, at that time Mamata Banerjee was also the part of that government. And when Ms. Mamata Banerjee says, overtly or covertly takes the side of Bangladeshi infiltrators, she is going against the spirit of the Supreme Court judgment. When they quashed the IMDT Act in 2005, Supreme Court has said that this problem of Bangladeshi infiltration amounts to external aggression over India. देखिए, ये आजमगढ़ की दुखद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को दर्शाता है
जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ निरंतर कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हों या समाजवादी पार्टी के नेता, क्यों वो आतंकवाद के आरोपियों के घर पर ही जाकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं, क्यों वो बाहुबलियों का ही मनोबल बढ़ाते हैं, वो उन समुदाय के उन लोगों के पास क्यों नहीं जाते जिन्होंने कि राष्ट्रवाद के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। अमित शाह जी का ये वक्तव्य सिर्फ उस पीड़ा की अभिव्यक्ति थी। Azamgarh and the entire part of eastern UP is politically very important. It's one of the most fertile land of the country, having one of the most talented workforce, and it has given immense contribution to the freedom struggle of India. But somehow, after independence, the successive government has ignored this area and get them deprived of the development. On the contrary, the parties like Samajwadi Party and Congress have given patronage to those who are having criminal background and even those who are having the terrorist background. So this has created a pathetic condition. BJP is committed for the development of the Purvanchal. That's why our leader, Shri Narendra Modi, has chosen the Varanasi seat. And also, Ms. Mayawati, who has also criticized our leader, Shri Amit Shah, I would like to ask what was the policy of her government when in Muzaffarnagar riots, Samajwadi Party tried to give compensation even on communal lines. They have not spoken a single word. When Samajwadi Party tried to withdraw cases against the terror accused who were accused of planting bombs in the various courts in Uttar Pradesh in 2007 when Ms. Mayawati was in the power, she has not spoken a single word. It means it is clear that Samajwadi Party, BSP and Congress are in same chorus of minority appeasement even at the cost of national security. Their only binding factor is their support to corruption. They were supporting SP and BSP, supporting the central government since last 10 years. And I would like to remind one incident on the issue of PAC on 2G spectrum. It was subverted with the help of these two parties, SP and BSP. So the only binding factor is corruption and the minority appeasement even at the cost of national security. अरे हो गया यार। अंतिम एक परंपरा रही है कि सर बड़े नेताओं कांग्रेस बड़े नेताओं के घर परिचय में प्रचार भी करते हैं। अभी तक ये देखा गया रायबरेली में या कहीं भी बीजेपी नेता प्रचार, लेकिन इस बार क्या हुआ कि अमेठी में जाकर प्रचार कर रहे हैं, अमेठी में जा रहे हैं और अब कांग्रेसी भी सर राहुल वगैरह भी वहाँ बनारस जाने की बात हो रही है। देखिए, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे देश का जनमानस कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों, अक्षम प्रशासन और महंगाई से त्रस्त है। आपको यह प्रश्न हमसे पूछने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की सराहना करनी चाहिए और यह प्रश्न तो समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए जो अमेठी और रायबरेली में उनका समर्थन कर रही है और बदले में मैनपुरी में उनका समर्थन ले रहे हैं। इससे यह साफ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत है। और मैंने जैसा कि कहा कि केंद्र में 10 साल तक सपा और बसपा दोनों कांग्रेस को समर्थन देते रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जहां 4 पार्टियां मुख्य हैं, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस, उसमें किसी न किसी मुद्दे पे सपा, बसपा, कांग्रेस केंद्र सरकार में साथ साथ है और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है। इसलिए प्रदेश और केंद्र दोनों में एकमात्र प्रभावी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम हर चुनाव क्षेत्र में वह प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कटिबद्ध हैं। अरे वही गया यार। We are confident that we will get very good number of seats and we will touch or toss those number of seats which were having during our good days in UP during 1990s.